नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल एवं दीपक के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस पॉलिटी का इंट्रोडक्शन लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज पॉलिटी एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें संविधान की, या क्यों ज़रूरत पड़ी हमें वर्तमान समय में लोकतंत्र की। और लोकतंत्र होता क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल लेक्चर से। पहला ही आपका ये लेक्चर है, इस लेक्चर को हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में रखेंगे और शुरुआत करेंगे हम पॉलिटी से। ठीक है, व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी क्या होती है? पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। पॉलिटी यानी राज्य की व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से राज्य अपने लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्यवस्थाओं की बात करता है। ठीक है, अपने सिटीजन्स के, अपने लोगों के लिए बात करता है। तो बात सीधी सी है, आप तीन वर्ड अपने इतिहास में बार बार देखते होंगे। एक वर्ड आपका आता है निकल कर पॉलिटिकल साइंस, एक दूसरा वर्ड आता है आपका पॉलिटिक्स, और थर्ड वर्ड आता है आपका पॉलिटी। ठीक है, ये तीन वर्ड हम नॉर्मली जनरली देखने, सुनने और पढ़ने को हमें मिल ही जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मीन्स राजनैतिक विज्ञान। राजनैतिक विज्ञान। ठीक है, पॉलिटिक्स यानी राजनीति की बात होती है जहां पर, ठीक है, जहां पर कुछ लोग बैठकर राज्य की पॉलिटिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, सरकार कैसे काम करनी चाहिए, लोगों के लिए पॉलिसीज कैसे बनानी चाहिए, उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। इट मीन्स राजनीति। और पॉलिटी इट मीन्स राज्य व्यवस्था, यानी कोई भी जो राज्य होगा, ठीक है, वो अपने लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कैसे काम करने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड आता है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड है एक्चुअल में निकला कहाँ से? तो पॉलिटिकल साइंस पहली बार दिया किसने? तो वही बात आ जाती है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको बोलते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको बोला जाता है? तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है एरिस्टोटल को। ठीक है, किसको बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? एरिस्टोटल या अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ने अपनी एक बुक लिखी थी। अरस्तु की बुक का नाम क्या था? द पॉलिटिक्स। ठीक है, अरस्तु की बुक का नाम था द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स, ये अरस्तु ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसके अंदर बताया जाता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द ड्यूटी, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारी निकल के आती हैं। द पॉलिटिक्स में दो बातें समझाई जाती है नॉर्मली, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल। यानी सरकार जो होगी उसका ढांचा कैसा होगा, उसकी संरचना कैसे होगी। दूसरा, अगर कोई सरकार है, कोई राजा है, तो उसके कर्तव्य क्या है अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, वो सारी बातें यहाँ पर करी जाती हैं। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक। ये पॉलिटिकल साइंस के बाद आता है अगला वर्ड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स हम पढ़ते नहीं है, हमारे साथ हो जाती है, ठीक है, तो हमारे काम का है नहीं। अगला वर्ड हमारे लिए पॉलिटी है। तो पॉलिटी को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करने का काम करते हैं, तो एक तो हो जाता है राज्य। पॉलिटिक्स राज्य व्यवस्था, यानी एक तो हो जाएगा राज्य आपका, ठीक है। और राज्य क्या करेगा? अपने लोगों के लिए व्यवस्था करेगा, उनके खाने पीने की, उनकी प्रोटेक्शन की व्यवस्था करेगा, शेल्टरिंग की व्यवस्था करेगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन सबसे पहला आता है राज्य। राज्य इट मीन्स स्टेट। तो व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या होता है भाई। तो राज्य क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने एक व्यक्ति और उसकी एक बुक को बहुत समझना जरूरी है। तो राज्य क्या होता है इसको समझाने के लिए एक बुक है जिसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस। द प्रिंस एक बुक है, और इस बुक को लिखा किसने था? तो इस बुक को लिखा था मैकियावेली ने। ठीक है, क्या किसने लिखा था? मैकियावेली ने लिखा था इस बुक को। और इस बुक के अंदर क्या बात लिखी गई है कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, यानी बात करी गई है राज्य की संरचना की। फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। एक राज्य को राज्य बनने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, वो सारी चीजें जो हैं यहाँ पर बात करी जाती है। एक राज्य को राज्य बनने के लिए क्या क्या चीजें मेनली जरूरी होती हैं, और किस हिसाब से हम राज्य को राज्य कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक राज्य को राज्य बनने के लिए क्या जरूरी होती है। तो यहाँ पर एक राज्य को राज्य बनाने के लिए 4 पॉइंट्स पर बात करी जाती है। 4 पॉइंट इज मैंडेट टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अभी 4 पॉइंट कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो पहला पॉइंट क्या होता है इसके अंदर? फर्स्ट पॉइंट, कोई भी राज्य राज्य तभी बन सकता है जब उसके पास में क्या हो? एक लैंड मास एरिया हो। ठीक है, लैंड मास एरिया हो, यानी जमीन का टुकड़ा हो, जमीन हो उसके पास में। सबसे पहले तो जमीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसके पास में जमीन है, तो जमीन होने के बाद में अब उसकी क्या ड्यूटी बनती है, अगर वो क्या करेगा अब नेक्स्ट। तो नंबर 2 लिखकर के आता है, इस लैंड मास एरिया पर क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इट मीन्स यहां पर क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। जनसंख्या का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब अगर किसी लैंडमास एरिया पे जनसंख्या है, तो जनसंख्या को कुछ अधिकार होने चाहिए, जनसंख्या के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। और क्या ऐसा करे कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक लैंड मास एरिया के ऊपर है, उसके पास होनी चाहिए गवर्नमेंट। क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट, यानी एक सरकारी तंत्र या सरकार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करेंगे। अब ये गवर्नमेंट जो है सेल्फ डिसीजन ले सके और सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, तो इसके लिए इसका सॉवरेन, ठीक है, इसका सॉवरेन यानी संप्रभु होना, संप्रभु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये संप्रभु नहीं होगी, तो ये अपने लोगों को कंट्रोल कैसे कर सकती है और किसी लैंड मास एरिया पर अपना अधिकार कैसे जमा सकती है। ठीक है, तो एक राज्य को राज्य होने के लिए 4 पैरामीटर्स की जरूरत होती है। 4 पैरामीटर्स इस तरीके से आपके वर्क करते हैं। ठीक है भाई, तो इसको आप भूलिएगा मत। 4 पैरामीटर्स ये होते हैं। अब 4 पैरामीटर्स के अलावा, अब जो राज्य बन गया है, तो राज्य जो है उसकी ड्यूटी क्या होती है? एक राज्य के पास में अपनी पॉपुलेशन के लिए क्या क्या ड्यूटी हो सकती है, क्या क्या उसके कर्तव्य होंगे। तो अगर कोई राज्य है, राज्य की सरकार है, तो राज्य की सरकार अपने लोगों को क्या देगी? फ्रीडम देगी। क्या देगी? फ्रीडम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लोगों के पास में स्वतंत्रता ही नहीं होगी, तो फिर वो किस बात का राज्य हुआ? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट फ्रीडम किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के अंदर कोई भी लोग ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड क्या हो जाएगा? अगला वर्ड हो जाएगा आपका इसमें फ्रीडम के साथ में इक्वालिटी भी होना बहुत ज्यादा, इक्वालिटी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वालिटी मीन्स समानता। इक्वालिटी मीन्स समानता। अगर समानता नहीं है, तो फ्रीडम का कोई भी औचित्य नहीं बचता है। ठीक है, फ्रीडम एक हद तक ही
एक लिमिट तक ही जरूरी होती है। जब फ्रीडम एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एक तरीके से तानाशाही का रूप ले लेती है। आप याद करिए, जब हमारा इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल पढ़ते हैं, तो उसमें महिला और पुरुष दोनों समान हुआ करते थे, नहीं स्वतंत्रताएं थी सबको। ठीक है। और जो जाति व्यवस्था थी वो भी जन्म के आधार पर नहीं होती थी, कर्म के आधार पर होती थी। पर यही स्वतंत्रता जो है उत्तर वैदिक काल में कुछ लोगों को मनमानी करने की इजाजत दे देती है। और यही कुछ लोग अपनी मनमानी करके जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उस व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर डिसाइड कर देते हैं कि अब तो जन्म के आधार पर ही होगा। जो महिलाएं हैं जो कि बल में पुरुष से कमजोर हुआ करती थी, उनको घर के अंदर ही रख दिया गया कि अब आप घर के अंदर ही रहेंगी। शूद्र जो कि उस समय जनसंख्या में कम और कमजोर हुआ करते थे, उनको बोला गया कि अब से आप जो है वो क्या काम करेंगे, जो बाकी तीन वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सेवा करेंगे। ठीक है। ये वाला सीन कर दिया था इन लोगों ने। तो स्वतंत्रता एक समय तक ही सीमित रहती है, तो स्वतंत्रता के साथ में इक्वालिटी भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इक्वालिटी भी काफी समय तक वर्क नहीं कर सकती है, इसलिए इक्वालिटी के साथ साथ में क्या चाहिए, जस्टिस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्टिस यानी न्याय। ठीक है, जस्टिस यानी न्याय। क्यों न्याय व्यवस्था क्यों जरूरी है? अगर किसी के पास में इक्वालिटी आ गई, फ्रीडम आ गई, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में वो लोग आपस में लड़ेंगे। अब लड़ेंगे तो उनको कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराने। तो अगर कहीं जाएंगे, कोई उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, तो किस आधार पर करे, तो यानी न्याय मिले, वो न्याय की व्यवस्था करी जाए। तो सरकार क्या करे, लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करे। और जब लोगों को न्याय मिले तो न्याय किस आधार पर मिले? भाई किसी ने किसी को चाटा मार दिया, तो ऐसे में उसके लिए क्या सजा हो? किसी ने किसी को जान से मार दिया, उसके लिए क्या सजा हो? किसी ने किसी के घर में चोरी कर ली, उसके लिए क्या सजा हो? किसी ने किसी को छेड़ दिया अननेचुरल तरीके से, तो उसके लिए क्या सजा हो? तो इसके लिए क्या करेगी सरकार? लॉ बनाएगी। क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी, यानी कानून बनाएगी। और इसी कानून के आधार पर जो है लोगों को क्या मिलेगा, जस्टिस दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो राज्य होगा, राज्य बनने के लिए चार पैरामीटर्स होते हैं। इन चार पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर्स होता है गवर्नमेंट वाला। एज ए गवर्नमेंट क्या ड्यूटी होती है फॉर हिज सिटीजन? तो उसकी ड्यूटी होती है उनको फ्रीडम देना, उनको इक्वालिटी देना, उनको जस्टिस देना, और उनको कानून उनके लिए कानून बनाना, ताकि उनको फ्रीली और अच्छे से जस्टिस दिया जा सके। ठीक है। तो ये था आपका व्हाट इज पॉलिटी, और किस तरीके से पॉलिटी वर्क करती है वो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है। ठीक है। अब हम समझते हैं अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है? ठीक है, संविधान क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। तो संविधान क्या होता है इसको समझना है हमें। देखिए संविधान, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सर, सबसे पहले तो संविधान का टाइप बता दीजिए आप। ठीक है, कितने टाइप का होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप कह सकते हैं सर दो टाइप का हमारा संविधान होता है। पहला संविधान जिसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? रिटन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी लिखित संविधान जो कहते हैं हम, जिसको क्या कहते हैं हम इसको? लिखित, लिखित संविधान, जिसको लिखा गया है लोगों के लिए, उसको लिखित संविधान कहते हैं। एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनरिटन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग अलिखित संविधान। किसकी बात कर रहे हैं हम? अलिखित की, जो लिखा ना गया हो। तो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम दो टाइप का संविधान तो रख सकते हैं यहाँ पर, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान, है ना? एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान, दो टाइप का हमारा संविधान हो जाता है। तो मैं आपसे पूछूं, ये जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड
टू राइट, टू राइट हिज कॉन्स्टिट्यूशन, टू राइट हिज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दुनिया का ऐसा कौन सा देश है, ठीक है, दुनिया का पहला देश या विश्व का पहला देश, विश्व का, विश्व का पहला देश, ठीक है, जिसने, जिसने अपना संविधान लिखा। ऐसा कौन सा देश है जिसने खुद का अपना संविधान लिखा? तो क्या नाम बताएंगे आप? आप नाम बताएंगे। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ने अपना खुद का संविधान लिखा था, कब लिखा था? 1787 में, ठीक है। अमेरिका का संविधान कब लिखा गया था? 1787 में। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और किस देश के पास में अपना खुद का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? किस देश ने अपना खुद का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है? तो इन सिंपल वर्ड आप बोल सकते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन, ब्रिटेन ओनली वन कंट्री, ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक है, टू हैव अनरिटन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ब्रिटेन दुनिया का ऐसा संविधान है जिसके पास में खुद का अपना अलिखित संविधान है, यानी इसने अपना संविधान लिखा ही नहीं है। अलिखित संविधान किस देश के पास में? आप, अगर आप कहें, अरे पूरी लाइन छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश के पास है? आप इतना सा कर सकते हैं, ठीक है। अलिखित संविधान किस देश के पास है? तो आप कह सकते हैं सर ब्रिटेन का पास अपना खुद का अलिखित संविधान है। ब्रिटेन ने अपना संविधान आज तक नहीं लिखा है, पर फिर भी ब्रिटेन क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये हो गया हमारा। अगली हमारी शर्त यहाँ पे निकल के आती है भाई, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान होता क्या है, ठीक है। तो संविधान क्या होता है, इसके लिए हम तीन बातें जो हैं वो रख सकते हैं। पहली बात, इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यह है किसी भूमि का, देश का, देश का सर्वोच्च, सर्वोच्च क्या होता है? कानून होता है, कानून होता है, ठीक है। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। दूसरा क्या क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिटिकल लॉ बुक। संविधान जो है एक कानूनी किताब है, ठीक है। संविधान क्या है? एक तरीके से राजनैतिक कानूनी किताब है, ठीक है। संविधान, संविधान राजनैतिक कानूनी पुस्तक है, ठीक है, कानूनी पुस्तक है। एक तो ये कह सकते हैं हम। और थर्ड बात क्या कह सकते हैं हम? थर्ड चीज क्या हो सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड? व्हेन
अ गवर्नमेंट टू गवर्न टू गवर्न द कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूज ऑफ लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी एक कानूनी रूप से लिखा गया दस्तावेज जिसके आधार पर कोई भी सरकार उस देश की शासन व्यवस्था को चलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? आपसे कहेंगे तो आप उसको कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संविधान। ठीक है भाई, संविधान। अब देखिए जो संविधान है हमारा, ये रिटर्न टाइप जो मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न टाइप, संविधान का जो रिटर्न टाइप होता है, इस रिटर्न टाइप में भी अपने आप में दो टाइप होते हैं। रिटर्न टाइप के भी अंदर अपने आप में कितने टाइप होते हैं भाई? दो टाइप होते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप में भी अपने आप में दो टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो पहला टाइप जो है रिटर्न टाइप में, वो क्या कहलाता है आपका? उसको कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तो हो जाएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक हो जाएगा फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इस मीन्स लचीला संविधान। लचीला संविधान जिसके अंदर संशोधन करना बहुत आसान हो। एक होता है कठोर संविधान। कठोर कठोर संविधान जिसके अंदर संशोधन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रतीत होता हो। ठीक है, ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान की कैटेगरी में रखते हैं। और जो टाइप हो जाएगा ना, इस टाइप को हम दोनों ही टाइप में ले सकते हैं। हम इसको इसमें भी ऐड कर सकते हैं और इसमें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, दोनों ही इस चीज में ऐड कर सकते हैं। अभी जो कठोर संविधान है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो अमेंडमेंट करना होता है बहुत ही ज्यादा टफ माना जाता है, बहुत ज्यादा कठिन माना जाता है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसके पास में अपना खुद का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा कठोर है? तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? तो आप कहेंगे अमेरिका का। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट। यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो राज्यों का समूह है। क्या है? राज्यों का समूह। राज्यों का समूह है। और जब राज्यों का समूह होता है तो समूह में हर कोई इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, हर कोई क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। हर कोई इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंसी जो होती है, ये बहुत ज्यादा कठोर बना देती है उस देश के संविधान को, क्योंकि अगर उस देश की पार्लियामेंट को कोई भी लॉ बनाना हो तो अपने सभी राज्यों की विधानसभाओं से पास कराना जरूरी है। और राज्य की विधानसभा इंडिपेंडेंट है तो जो सरकार है वो उनके ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकती है ज्यादा। ठीक है, तो इंडियन का जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो, तो वो क्या कह सकते हैं हम? इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगरी। ठीक है, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में हम किस देश के संविधान को रखते हैं? तो हम कहेंगे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का संविधान एक ऐसा संविधान है जहां पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट जब चाहे ब्रिटेन के लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए, ब्रिटेन के लिए कुछ भी कानून पास कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है। क्योंकि जहां पर चीजें लिमिट ही नहीं की गई हो, जहां पर चीजें ये नहीं बताई हो कि आपकी लिमिट सिर्फ इतनी है, आप लिमिट से पार नहीं जा सकते हैं,
वहां पर इंसान के पास में जो पावर होती है वो फुल पावर आ जाती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर संसद अगर किसी भी देश की मानी जाती है तो ब्रिटेन की मानी जाती है। ये बस पुरुष को महिला और महिला को पुरुष छोड़कर बाकी सारे काम कर सकती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में किस देश का संविधान आता है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन का संविधान आता है, ठीक है। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर आपसे पूछा जाए सर भारत का संविधान कौन सा होगा, तो देखो बच्चों भारत का जो संविधान है ना, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें दोनों हाथों में लड्डू बहुत पसंद होता है। बिना लड्डू के तो हम बात करते नहीं है, हमें दोनों ही हाथों में लड्डू चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में हमने क्या काम करा, हमने लड्डू दोनों हाथों में रखते हुए भारतीय संविधान में दोनों ही चीजों को ऐड कर लिया, ठीक है। यानी हमारा जो संविधान है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों। अब ऐसा क्यों है, रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों क्यों है, क्योंकि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज अ यूनियन यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का मिला जुला संघ है, यूनियन यानी संघ। तो भारत क्या है, संघ है, जहां पर राज्यों को स्वतंत्रता नहीं है भारत से अलग होने की। हाँ, राज्यों को कुछ इंडिपेंडेंसी दी गई है, राज्य अपने मामले में कानून बना सकते हैं। पर जब केंद्र सरकार किसी भी इंपॉर्टेंट मसले पे कानून बनाएगी तो वहां पर राज्य सरकार की शक्तियां बहुत ज्यादा कम हो जाती है। यानी भारत में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है, जहां पर राज्यों की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, राज्यों के विधानसभा की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। पार्लियामेंट लोकसभा जहाँ पर सरकार बैठती है, राज्यसभा जैसे राज्यों से कुछ लोग चुन के राज्यसभा यानी सेंटर में आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं। वो लोग उस बिल को पास कराकर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति फाइनल उस बिल पर अपनी परमिशन अपनी सहमति देकर उसको एक्ट बना देते हैं। तो ऐसे में कुछ मामलों में हम देखें तो अगर सरकार की मेजोरिटी राज्यसभा लोकसभा दोनों में है तो वो बिल बहुत आराम से पास करा सकते हैं, इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर जो सरकार जो केंद्र में बैठी है उसकी बहुमत सिर्फ लोकसभा में है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, क्योंकि उस सरकार वो जो पार्टी है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है वो पार्टी राज्यों में अपनी सरकारें नहीं बना पा रही है, राज्यों में बहुत कम सरकारें हैं। तो राज्यसभा में जो और पार्टी के मेंबर आ रखे हैं वो राज्यसभा से बिल पास नहीं होने देंगे, इट मीन्स यहाँ पर रिजिडिटी भी आ जाती है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का संविधान है, तो आप बताएंगे रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों ही टाइप का है। बाकी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, तो आप बताएंगे यूएस का है। और सबसे लचीला संविधान किस देश का माना जाता है, तो ब्रिटेन का माना जाता है, ठीक है। आप इतना कह सकते हैं बहुत आराम से, इतनी बातें बहुत अच्छी से समझ में आ रही होगी, मैं ये मान के चल सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं संविधान पहली बार किस देश ने बनाया, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो फैक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान से संबंधित प्रमुख कुछ तथ्य, लाइक फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी दुनिया का पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान। दुनिया का कौन सा वो देश है जिसने अपना पहला संविधान जो है वो स्वयं लिखा था, तो आंसर क्या बताएंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका ने लिखा था। फिर सेकंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अनरिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश के पास में है, तो आप बताएंगे सर ये तो ब्रिटेन के पास में है, ठीक है। थर्ड आपका फैक्ट हो सकता है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे लंबा संविधान जो है वो किस देश का है,
सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो आप बता सकते हैं सर, सबसे लंबा संविधान जो है इंडिया के पास में, इंडिया के पास में, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं सर लॉन्गेस्ट है, तो सर शॉर्टेस्ट भी होगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट संविधान, सबसे छोटा संविधान किस देश के पास में है? तो सबसे छोटा संविधान है मोनाको के पास में, ठीक है। किस देश के पास में है? तो मोनाको के पास में सबसे छोटा संविधान है, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं सर सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, रिटर्न हो गया, अनरिटर्न हो गया, ये सारी चीजें हो गई। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल हो गई है, ठीक है। तो आप ये बताइए सर न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? न्यूएस्ट, सबसे नया संविधान, ठीक है। सबसे नया संविधान किस देश के पास में, और किस देश ने अपने हाल फिलहाल में अपना संविधान लिखा है? तो एक देश है गैबोन, ठीक है। क्या नाम है? गैबोन। गैबोन एक कंट्री है जिसने 2024 में ही अपना संविधान लिखा है, ठीक है। गैबोन एक कंट्री है जिसने 2024 के अंदर अपना संविधान लिखा है। तो हाल फिलहाल में किस देश ने अपना संविधान लिखा? तो गैबोन ने लिखा, ठीक है। छोटे संविधान किस देश का है? तो मोनाको का है, ठीक है। लॉन्गेस्ट संविधान किस देश का है? तो इंडिया का है। अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? सबसे पहला तो यूएस का है। और सबसे पहले रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? तो यूएस के पास में है, ठीक है भाई। तो ये तो रहा आपका संविधान से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब हम फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान जो है। जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपके सामने आने वाली है भारतीय संविधान से रिलेटेड, ठीक है। भारतीय संविधान से रिलेटेड आपके सामने क्या क्या चीजें आने वाली है। जैसे आप नॉर्मली आप पढ़ेंगे ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो एक बुक की तरह आप उसको पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आप पार्ट यानी भाग देखेंगे। और भाग की अगर हम बात करें तो 22 भाग जो हैं ये ओरिजिनली हैं, ठीक है। ओरिजिनली पार्ट कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 22 हैं। पर ये एट प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं हमारे भाग? तो आप कहेंगे सर 25 हैं। तो वर्तमान में 25 हैं और ओरिजिनली हमारे पास में कितने हैं? तो 22 हैं। फिर जब भाग हम समझेंगे तो हर भाग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे संविधान के अंदर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जिनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद। अभी जो अनुच्छेद है हमारे संविधान के अंदर जो दिए गए हैं हर भाग को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ओरिजिनली हमारे पास में 395 आर्टिकल हैं, ठीक है। फिर वही ओरिजिनली हमारे पास में कितने आर्टिकल हैं? तो आप बताएंगे सर ओरिजिनली हमारे पास में कितने आर्टिकल हैं? 395। बट यही वर्तमान में हमारे पास में कितने हैं? वर्तमान में हमारे पास में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो आप बताएंगे सर ये लगभग 448 के आसपास है, ठीक है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनिक चीज आपको देखने को मिलती है, जो कि इन पार्ट एंड आर्टिकल से अलग होती है। इसको बोलते हैं शेड्यूल, ठीक है। क्या बोलती है? शेड्यूल्स यानी अनुसूची या अनुसूचियां। तो जो अनुसूचियां हैं ये सेम वैसे ही आ जाएगी अब यहाँ पर भी। तो सर हमारे पास में शेड्यूल्स कितनी हैं? तो वही ओरिजिनली हमारे पास में 8 शेड्यूल हुआ करती थी। कितनी होती थी? ओरिजिनली हमारे पास में 8 शेड्यूल होती थी। बट अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे पास में शेड्यूल 12 हो गई हैं, ठीक है। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 शेड्यूल हो गई हैं। तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है जो आप पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक पार्ट एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझाऊंगा। और इसके अंदर चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि हमने अपना संविधान कैसे बनाया और कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने अपने संविधान को संवारा, ठीक है, सजाया और भारतीयों के लिए बना के परोस दिया, अडोप्ट कर लिया, अपना लिया, ठीक है। क्लास कैसी लगी आपको? बिल्कुल आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगली क्लास में कितना जल्दी आप लोगों के पास लेके आ सकूँ। चलिए अभी के लिए क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।